एक बार फिर से स्वागत है और शुक्रिया कि आप लोग YouTube स्टेशन पर जुड़ रहे हैं, हमारे इन वीडियोस को देखकर फीडबैक देख रहे हैं। साथ ही साथ सत्य हिंदी पोर्टल के जो ऑडियंस हैं, जो इस वीडियो को सत्य हिंदी के YouTube पेज और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, आप लोगों को भी मैं नमस्कार कहना चाहूंगी। मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं और हमारी कोशिश यही है कि हम बड़े जो कूटनीतिक मुद्दे हैं, सामरिक मुद्दे हैं, उन पर किस तरीके से विशेषज्ञों के साथ में उन मुद्दों को सुलझे हुए अंदाज में आप लोगों तक पहुंचा सके, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी टेलीविजन जैसे हंगामे के। आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल की, क्योंकि नेपाल में लगातार उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। यहाँ अगर आप इंडियन टेलीविजन चैनल्स को भी देखें तो उसमें भी लगातार हेडलाइंस में नेपाल छाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव रीजन से, क्योंकि इस वक्त भारत और नेपाल के रिश्ते आपस में उनमें जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली शर्मा, वो खुद नेपाल के अंदर इस वक्त जिन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसको थोड़ा आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुश्किल हालात है, उनकी नैया, उनकी जो कुर्सी है वो क्यों डगमगा रही है, क्या वो उसे बचाने में कामयाब होंगे या नहीं। और इस कोशिश में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संगीता थपलियाल। आप जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही हम बात करेंगे सुरेंद्र पुआल से। आप बीबीसी के लंबे समय तक कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं और इसके अलावा काठमांडू पोस्ट के आप पहले दिल्ली में ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं। इन दिनों आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं सुरेंद्र, और हमारे कुछ दर्शक जुड़ भी चुके हैं, फजल कुदूर गुड इवनिंग कह रहे हैं, मीर अमीना भी जुड़ चुकी हैं, जो सारे पैनलिस्ट को रिस्पेक्ट दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं बतौर रिपोर्टर, इस पूरे मसले को थोड़ा सा आप हमारे ब्रेक डाउन कीजिए ऑडियंस के लिए कि इस वक्त काठमांडू में हो क्या रहा है। केपी ओली शर्मा की लड़ाई क्या सिर्फ अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड के साथ है या दूसरे दलों के नेताओं के साथ है? उनकी चुनौती इस वक्त किस पार्टी, किस नेता से है? इस वक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में एक नया संकट सा दिखाई दिया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो बहुमत से सरकार का नेतृत्व में आया नेपाल में 2.5 साल पहले, और 2.5 साल पहले जो ये हुआ तो होने से पहले प्रचंड जो दूसरे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, पार्टी के चेयरमैन है, और केपी शर्मा ओली वो भी चेयरमैन है, वो दोनों के बीच एक भद्र सहमति, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था कि आलो पालो बोलते हैं नेपाली में, उसका मतलब अदल बदल करके प्राइम मिनिस्टर का सीट जो है वो चेंज करेंगे, ये हुआ था। अब हाफ टाइम हो गया है, 2.5 साल बीत गया है। अब उससे पहले भी वो ना करने की फिर दूसरी सहमति हुई थी, अदल बदल नहीं करेंगे। केपी शर्मा ओली 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रचंड 5 साल के लिए पार्टी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष रहे। फिर बीच में ये कोविड-19 का महासंकट शुरू हो गया, विश्वव्यापी जो है महामारी। तो उसके बाद फिर कई सारे समस्या आने लगे। लिपुलेख का विवाद भी शुरू हुआ, क्योंकि लिपुलेख में भारत ने एक अपने हिसाब से एक रोड बना दी। नेपाल पहले से कह रहा था कि लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा एरिया नेपाल का है। तो उधर सड़क बनने के बाद फिर दूसरा कूटनीतिक एक हिसाब का युद्ध शुरू हुआ भारत के साथ। फिर भारत से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नेपाल ने 3 मर्तबा ये बातचीत करने के लिए, कूटनीतिक संवाद करने के लिए दिल्ली को संदेश भी भेजा, मतलब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक दूसरे होकर फिर कोविड-19 का कुचक्र ये जो चल रहा है वो भी बढ़ता गया, और अचानक ये पार्टी में कुछ डायनामिक्स ऐसा है कि बहुत हैवी वेट्स है पार्टी में। प्रचंड है, केपी शर्मा ओली है, माधव कुमार नेपाल है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, झलनाथ खनाल भी है, सबके सब हैवी वेट्स है। तो कुछ होने लगा और पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग 10 दिन पहले शुरू हुआ। तो सबके सब तो नहीं, मतलब ज्यादातर ने केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मांग लिया। तो उसके बाद संकट शुरू हुआ। केपी शर्मा ओली ने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे जो आप कह रहे हो। तो इसलिए पार्टी में कुछ संकट आ गया, और ये संकट के लेकर बहुत समाचार बन रहे हैं इंडिया में, बहुत समाचार नेपाल में भी बन रहे हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि ये संकट को दूर करने के लिए 2 अध्यक्ष जो है, केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर और प्रचंड, वो लगे हुए हैं। 3 बार मिल चुके हैं। अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो बालुआचार प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस में बातचीत कर रहे हैं।
समझदारी बनाने के लिए और ये जो संकट जो है पार्टी में दिखाई दिया है वो समाधान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और भारत नेपाल के आपने संबंधों की बात की, उसको हम आगे उजागर करेंगे। उस पर हम प्रोफेसर थपलियाल से भी बात करेंगे, लेकिन एक मैं पर्सपेक्टिव आपसे क्लैरिटी जरूर चाहूंगी प्रोफेसर थपलियाल के पास जाने के पहले। सुरेंद्र, थोड़ा सा अगर आप ये समझाएं कि आपने जो कहा कि जब इस्तीफे की मांग की गई, क्या इसके पीछे मुख्य वजह है कि एक ट्रस्ट का ब्रेकडाउन होना, जो माओवादियों के दोनों धड़े एक साथ आए थे, प्रचंड और केपी ओली के बीच में विलय होकर आपने जो कहा कि वो अग्रीमेंट बने और उसके बाद सत्ता में उन्होंने वापस से जो है वो कायम हुए लास्ट इलेक्शंस के बाद में, क्या ये कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट जो है वो ट्रिगर रहा इस ट्रस्ट के पीछे, या क्या सबसे इंपॉर्टेंट वजह क्या रही कि उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं केपी शर्मा ओली के? एक वो भी है कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट, और ऐसे ऐसा ऐसा टूट पड़ा कि ये चारों तरफ संसार में, भारत में, नेपाल में, और भारत और नेपाल की जो खुला सीमा है, फिर उधर एक सहमति बनी हुई थी भारत से उधर ही रोकने की कामदार को, फिर इधर का इधर ही रोकने की, मगर वो मुमकिन नहीं हुआ और सब आने जाने लगे। तो खुला जो सीमाना है उसके बाद इधर कोविड-19 का संक्रमण ज्यादा दिखाई देने लगा है, आज बहुत बढ़ गया है, मतलब आज तक, और ये बढ़ता जा रहा है लगातार। उसकी वजह से एक परेशानी, एक हलचल मची हुई थी। उससे पहले फिर लिपुलेख का मामला भी आया। तो ये दोनों मिलाकर जो वो पब्लिक एड्रेस पीएम ने दी संसद में दी और सार्वजनिक मंच में दी, तो उनका पब्लिक स्टेटमेंट्स को लेकर उनके और कॉमरेड्स जो है प्रचंड, झलनाथ खनाल और माधव नेपाल, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से एक अंतर्द्वंद हो गया पार्टी में। तो ये जो अंदरूनी जो विवाद है वो अभी तक हल नहीं हुआ है, मगर हल होने की दिशा में जा रहे हैं, नेता यही बता रहे हैं। ठीक है, एक पावर स्ट्रगल निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है नेपाल में। आपको याद दिला दें कि ये जो सारे के सारे हम किरदारों की बात कर रहे हैं, वो प्रचंड हो यानी कि पुष्प कमल दहल या फिर केपी शर्मा ओली, ये सारे के सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और नेपाल में जो म्यूजिकल चेयर चलता रहता है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर, पिछले 10 साल में इतने ज्यादा प्रधानमंत्री इस देश ने देख लिए हैं। और हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ विकास कुमार जुड़ चुके हैं, जिब्रान रशीद भी सवाल पूछ रहे हैं, रविंद्र सिंह रोबिन, शुभम सिन्हा, आप सभी का स्वागत है इस ब्रॉडकास्ट में। प्रोफेसर थपलियाल, अगर मैं आपसे आप पूछ सकूं, ये केपी शर्मा ओली के साथ में आज जो कुछ हो रहा है, इसका ठीकरा वो सीधे भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में जब नेपाल का नया संविधान लागू हुआ, सुशील कोइराला ने इस्तीफा दिया, उसके बाद केपी शर्मा ओली तब भी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 2016 में जब उनकी दूसरी पार्टियों ने समर्थन खींच ली थी अचानक से उनके पांव तले, तो उस वक्त भी उन्होंने भारत को दोष दिया था कि भारत की वजह से हमारी कुर्सी गई है। आज भी जब उनकी कुर्सी जाने की हालत हुई है, इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है, उनकी अपनी लीडरशिप पर सवाल है, वो बयान दे रहे हैं कि भाई दिल्ली में जो गुफ्तगू हो रही है, काठमांडू के होटलों में और भारतीय दूतावास में जो हो रहा है, इन सब से पता चलता है कि यहाँ साजिश चल रही है मेरी कुर्सी गिराने की। इसे आप कैसे देखेंगी? क्या ये एक ओल्ड मिसट्रस्ट फैक्टर है जो प्ले आउट कर रहा है, या सीधे तौर पर एक एंटी इंडिया कार्ड को वो प्ले अप करने की कोशिश कर रहे हैं? कई चीजें हैं, क्योंकि ओली जी पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी है, पहले भी होता आया है। और मुझे वैसे एंटी इंडिया विद इन कोट बोलना सही नहीं लगता है। होता यह है कि लोग सोचते हैं कि अगर मेरे सपोर्ट में कोई नहीं तो जो ऑपोजिशन है कहीं उसको भारत का समर्थन तो नहीं मिल रहा है। और ये एक पॉलिटिक्स जो राजा प्रजातंत्र ये पंचायत के समय शुरू हुई थी, वो कंटिन्यूसली चली आ रही है। अगर पंचायत के समय की राजा के स्टेटमेंट्स देखें, भले वो महिंद्रा हो या वीरेंद्र हो, तब भी वो ये कहते थे डेमोक्रेटिक फोर्सेस आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, दैट इज फ्रॉम इंडिया। कई बार नेपाली कांग्रेस के नेता या कम्युनिस्ट नेता वो भी भारत आ जाते थे, अगर उनके खिलाफ अगर कुछ अरेस्ट वारंट्स वगैरह आया, क्योंकि बॉर्डर ओपन था। प्लस आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जहाँ उनके अपने दोस्त भी हैं अक्रॉस द बॉर्डर। ये एक तरह की पॉलिटिक्स और एक तरीके का डिस्कोर्स नेपाल में हमेशा से चलता ही रहा है। इस समय तो क्या होता, अब जब राजा तो नहीं रह गए, अब पॉलिटिकल पार्टीज रह गई हैं, दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग दिस काइंड ऑफ गेम कि पहले वो भारत की तरफ देखते हैं कि हमारी मदद कीजिए। अगर मदद नहीं मिलती या अगर मिली तो बोलेंगे ये इंटरफेरेंस हो रहा है। तो भारत भी डिलेमा में रहता है कि कहाँ पे ये इंटरफेरेंस है, कहाँ पे ये सपोर्ट है। अगर हम ओली जी की बात करें तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो नेशनलिज्म का कार्ड खेला, ये बहुत ही खूबसूरती से खेला।
इस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर के ऑपोजिशन को भी दबाया और जो ऑपोजिशन पार्टी से पार्लियामेंट में जो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे उसको भी दबाया उन्होंने। अब जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ओली जी आई मीन लिपू लेक का इशू भी सामने आया, वो लिपू लेक का इशू सामने आया या ओली जी ने उसको बनाया, है ना? ये जब कोविड के इश्यूज चल रहे थे उनके ऊपर और बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे उनकी अपनी गवर्नेंस के ऊपर, तो उन्होंने लिपू लेक के इश्यू को ऐसे बना दिया, ऐसे उठाया एज इफ ये एक इमरजेंसी इश्यू हो गया दो देशों के बीच में। So this I personally feel was a politics, a political stunt by Prime Minister Oli to use nationalism to counter opposition at home. मगर वो कार्ड भी अब बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, थोड़ा समय तो चला। इनफैक्ट 2015 जब उनका इलेक्शन हुआ 2018 में, उस समय उन्होंने ये कार्ड बहुत खूबसूरती से खेला था। अब उस समय चल भी गया क्योंकि बॉर्डर बंद हुआ, बीच में लोगों को तकलीफ हुई नेपाल में और उन्होंने उनको बहुत ज्यादा बहुमत में सपोर्ट भी किया। आज वही लोग उनसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि आपने कोविड के समय क्या किया, या वो उनसे इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो आई पर्सनली फील कि वो जो कार्ड्स होते हैं उसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी होती है। लेकिन ये कार्ड जो है ये तो अकेले नेपाल के प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कार्ड तो आज की तारीख में दुनिया भर में कई स्ट्रॉन्ग नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं, राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहे हैं, डोमेस्टिक ऑपोजिशन को जहां पर उन्हें रोकना होता है तो राष्ट्रवाद का कार्ड खेल देते हैं। ऐसे में सवाल ये होता है कि इसका जो इस वक्त जो इस तरह के आरोप लगा देना कि भाई नेपाल के अंदर इंडिया की रोल को लेकर सवाल हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। आपने जैसे कहा कि अगर इंडिया ज्यादा इंटरफेयर करे तो ये आरोप लगता है कि आप इंटरफेस को माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, अगर इंडिया कुछ ना करे तो ये कहेंगे कि भाई आप बिग ब्रदर होकर आप इग्नोर कर रहे हैं नेपाल को। तो ये एक बैलेंस बिठाने वाली जो बात है ये कैसे बिठाई जाए रिश्तों में? कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी क्वाइटली करनी पड़ती हैं और कुछ एक्टर्स होते हैं जो शायद आपसे कभी खुश होते नहीं हैं, ठीक है। तो मगर जो रिश्तों में बाकी जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस है, कल्चरल रिलेशंस है, वो अपने लेवल पे चलते ही रहना चाहिए। अगर हम अभी भी भारत नेपाल के संबंध देखें तो लिपू लेक इशू एक इशू है, ठीक है, बॉर्डर इशू एक इशू है। 98% ऑफ द बॉर्डर जो इशू है दोनों देश के बीच में वो तो रिजॉल्व हो गया है ना। हम उन चीजों की बात नहीं करते, हम एक मुद्दा जिसमें स्ट्रेन था उसको उठा लेते हैं। या इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो आज के न्यूज में था कि भारत की मदद से एक स्कूल खुला, या भारत ने अभी पशुपतिनाथ टेम्पल के सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए 2.33 करोड़ रुपया दिया। तो वो सब चीजें तो चलती जा रही है ना। तो रिश्तों में पूरे रिश्ते खराब हो गए एक इश्यू को लेकर के, ये कहना गलत होगा। तो वी शुड हाइप सर्टेन थिंग्स, ठीक है। ये शुभम सिन्हा भी इनफैक्ट एक रिलेटेड सवाल ही उन्होंने पूछा था, मुझे लगता है शुभम आपको ये जवाब मिल गया होगा, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि कारोबारी रिश्तों की क्या अहमियत है भारत के साथ और इस डिस्प्यूट का असर कहीं जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भारत की तरफ से मिलता है उस पर तो नहीं पड़ेगा। सुरेंद्र, काठमांडू में इस वक्त जो है थिंकिंग क्या है? हालांकि हम बार बार काठमांडू टर्म का इस्तेमाल करते हैं जबकि नेपाल में द डायनामिक्स आर बियॉन्ड काठमांडू, लेकिन अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो अंदरूनी चर्चाएं चल रही हैं भारत को लेकर, किस तरह के रिश्ते हो, या क्या उनको लगता है कि इस वक्त रिश्ते बहुत ज्यादा हार्श हो गए हैं, डैमेज कंट्रोल की जरूरत है, जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उन पर कहीं इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? इन सब चीजों को लेकर क्या सोच चल रही है इस वक्त? देखिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में भी जब बातचीत हुई, मतलब उससे पहले भी जितने भी मीटिंग्स हुए, वहां से खबर ये आ रही थी कि वहां के भी सबके सब ज्यादातर नेता कूटनीतिक समाधान ही चाहते हैं। जहां तक कारोबारी रिलेशंस का सवाल है वो चलता ही रहा है। ट्रेड एंड ट्रांजिट सब चल रहा है। बॉर्डर से अभी भी ये कोविड, उससे पहले जो लॉकडाउन हुई थी उसके बाद भी सब सामान आता जाता रहा था। यहाँ तक भी इधर रुके हुए भारतीय कामदार लाखों हैं वो भी, और उधर रुके हुए नेपाली कामदार वो भी आने जाने लगे हैं कोविड-19 के बीच भी। और ये जो है ये चल ही रहा है। कूटनीतिक समाधान के लिए सरकार कह रहा है, तैयार है, कह रहा है कि दिल्ली से जवाब नहीं आया। हम तीन बार बोल चुके हैं। नवंबर में जब इंडिया ने पहली बार अपना नक्शा सार्वजनिक किया पॉलिटिकल, तो उस वक्त से हम समझाते आ रहे हैं कूटनीतिक बातचीत करने के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीन बार किया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बोलते हैं दिल्ली, बोलते हैं वो, बोलते हैं बातचीत होगी कोविड-19 के बाद। सब इधर ही कोविड-19 के वजह से
बहुत कुछ रुका है, शायद कुछ दिन बाद ये होगा। और इंडियन मीडिया जो 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 अभी भी क्या कह रहा है कि मतलब कुछ समय पहले जब लिपुलेख का विवाद सामने आया तो कोई इंडियन चैनल में ऐसा न्यूज हेडलाइन बना के छपा कि लेट्स चेंज द पपेट, इस तरह का डिबेट जो शुरू कर देते हैं, उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है नेपाल में और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जो है वो और बढ़ता है। इस तरह से प्रस्तुत होना नहीं चाहिए, इस तरह से पेश आना नहीं चाहिए। पत्रकार जो फेयर होनी चाहिए, फ्री और बैलेंस भी होनी चाहिए, और शायद वो आप करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुरेंद्र, एक जो बहुत जनरलाइज टोन में हमें आमतौर पर नेपाल के नेताओं से सुनने को मिलता है कि देखिए ये भारत के खिलाफ लोग गुस्से में है। क्या ये सेंटिमेंट्स काठमांडू के बियॉन्ड दूर दराज के गांवों में भी है, दूर दराज के सड़कों में भी है? क्या आपको फील क्या होता है वहां इस वक्त? क्या सही में लोगों के अंदर क्या इस बात को एग्जैजरेट किया जा रहा है कि किस हद तक भारत को लेकर गुस्सा है? क्या वो सीमित है जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उन तक, या फिर आम लोगों तक? देखिए 2014 में जब मोदी नेपाल आए थे, उन्होंने जब संसद में संबोधन किया तो सबका दिल जीत लिया। उन्होंने ऐसा संबोधन किया, इस तरह से संबोधन किया कि नेपाल का सब कंस्टिट्यूएंसीज, गोरखा से लेके, गोरखा आर्मी से लेके, जितने नेपाल का प्रवासी मजदूर जो भारत में काम करते हैं, और नेपाल और भारत का जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध है, उन सब कुछ होके सबका मन जीत लिया। ये कहने वाली बात हुई, मगर करने वाली बात कुछ अलग है, वो हो नहीं पा रहा है। जो वो कहते हैं वो हो नहीं पाता है, ये वजह है वो वजह। फिर ब्लॉकेट की बात करो आप, 2015 में भूकंप के बाद कुछ संविधान में विवाद था, नेपाल का अंदरूनी विवाद था, और फिर भारत भी उसमें सीन में आ गया और उसकी वजह से ब्लॉकेट हुआ बॉर्डर पे, उसकी वजह से नेपाली लोग हर्ट हो गए। अब उससे 30 साल पहले आप अगर जाए, उससे शायद 89-90 में, 88-89 में या 89-90 में भी ब्लॉकेट हुआ था राजीव गांधी का। उसकी वजह से भी जो कूटनीति प्रोएक्टिव होनी चाहिए वो थोड़ा कमजोरी होता रहा है इंडिया की तरफ से। वो और स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त हिसाब से आना चाहिए, कूटनीति में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, और जो कूटनीतिक बात वो कहते हैं वो करनी भी चाहिए। तो उसके बाद दूर दूर दराज तक का नेपाल में अगर जाओ आप, महाकाली के बॉर्डर में जाओ तो ऐसा ही सुनाई देता है, सब इंडिया ही इसका वजह है कह देते हैं। और ये कुछ ज्यादा ही है। उसको घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से मोदी नेपाल के संसद में 2014 में बोले, उसी तरह से बोलते रहना चाहिए और करते भी रहना चाहिए, तो संबंध बहुत सुधार हो सकता है इस संबंध में। और अभी भी जो प्रॉब्लम हुआ है वो एक राउंड टेबल तक होने के बाद फिर मेरे हिसाब से समाधान की और आगे बढ़ेगी, और उसको फॉलो अप करते रहना चाहिए। बिल्कुल, वो 2014 में हो या फिर 2015 में भी वापस सार्क के लिए भी गए थे, जो बयान दिए थे उन्होंने, जो संबोधन दिए थे, उसमें बात गुलदस्तों की गई थी, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की गई थी, समानताओं, इक्वालिटी की गई थी, कि ऐसा ना लगे कि बड़ा राष्ट्र होकर हम आपको बुली कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर थापलियाल, अगर हम भारत नेपाल के रिश्तों को देखें, 2006 में जब माओइस्ट जो उसके पहले तक अंडरग्राउंड थे और उसकी वजह से नेपाल में इतने सालों तक ब्लडशेड चला, जब वो सत्ता में आए, और उस वक्त मैं उन इलेक्शंस को कवर करने के लिए नेपाल में ही थी, तो एक नया नेपाल को इमर्ज करते हुए हमने देखा, जहां माओइस्ट सत्ता में आए, और उसमें भारत की एक अहम भूमिका थी, भारत के कम्युनिस्ट की अहम भूमिका थी, और भारत की एक उस पूरे अग्रीमेंट में जो है अहम भूमिका रही थी। 2006 से लेकर 20 के बीच में ये जो माओवादियों का रिश्ता रहा, जो माओइस्ट आज वहां सत्ता में है, इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कल को अगर प्रचंड प्रधानमंत्री बनकर आ जाए तो उनका भी रिश्ता भारत के साथ कोई स्टेबल होने वाला है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा है कि आप जब जो ओली साहब है वो माओइस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट और माओइस्ट दोनों की बात कर रही हूँ। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के हैं, और जो प्रचंडा साहब हैं वो माओइस्ट हैं। इस समय जो बयान आते हैं वहां से, वो प्रचंडा ओली को बोलते हैं और पूछ रहे हैं उनसे कि हमें सबूत दीजिए कि हम आपके खिलाफ कुछ भारत से मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि जब कोई पावर में आ जाता है, पावर से पहले माओइस्टों के खिलाफ शायद एक दो बार स्टेटमेंट्स भी आए इंडिया से कि वो टेररिस्ट है, उसके बाद वो स्टेटमेंट्स विड्रॉ हो गई थी। एक बार आदमी जब प्रधानमंत्री बनता है या सरकार बनाता है, आपको उसको वैसे ही लेवल पे डील करना पड़ता है। आप वो पुरानी मानसिकता के से उसको नहीं देखते हैं, या जैसे आप उसको पहले डील कर रहे थे कि जब वो सड़क में थे या जंगल में थे, और जब पावर में, तो आई डोंट थिंक सो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। ओके, तो
ये आपका बेसिक प्रश्न क्या है, मुझे बताइए जरा। देखिए, ये जो रिश्ता रहा कि भाई जब इंडिया ने ओन अग्रीमेंट में इतनी ज्यादा एक रोल प्ले की थी, लेकिन ये जो रिश्ता इतना ट्यूमल्टस रहा है कि कल को प्रचंड भी अगर वापस से सत्ता में लौटते हैं तो उसमें भी जो है हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जो है वो फिर वापस से दिल्ली में आक्षेप लगाएं। तो ये इतना ट्यूमल्टस रिश्ता आखिर क्यों रहा है? ये जो इस समय जो 2006 से आज तक की हम जब बात करते हैं, इसमें जब आई पर्सनली फील 2008 का बहुत इम्पोर्टेंट था। उस समय जब चाइना में ओलंपिक्स हो रहे थे, बहुत सारी पार्टी इंटरनेशनल ग्रुप्स वो नेपाल में आए, उन्होंने प्रो टिबेट बयानबाजी भी की और उन्होंने एक प्रेस कवरेज थी अगेंस्ट चाइना दैट स्टार्टेड फ्रॉम काठमांडू। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखिए जो एक भारत, यूएस, यूके, ईयू, इन सबका एक तरीके से एक वर्किंग रिलेशनशिप जो बन रहा था, इट लुक्ड एज इफ भारत की जो पकड़ है नेपाल में, या जो भारत का एक बहुत अच्छा रिश्ता है, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। एंड दैट इज द टाइम चाइना बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेपाल। सो चाइना स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन नेपाल। आप देखिए उसी समय दलाई लामा का ऑफिस भी बंद हो जाता है, 2008 की बात बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए धीरे धीरे भारत नेपाल के जो भी प्रधानमंत्री बन रहे थे, खास करके लेफ्ट आ रहा था, वो उसमें थोड़ा नीचे होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होता है, आई थिंक मुद्दा वहां से शुरू होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आवाजें आ रही हैं उस समय, जनजाति की आवाज आती है या मधेशियों की आवाज आ रही है, महिलाओं की आवाज आ रही थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव नहीं है। भारत की उस समय ये स्टैंडिंग थी कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव नहीं होगा तो नहीं चलेगा, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया पे भी होगा। ओके, ये उस समय भारत से भी कुछ लोग गए थे उन्होंने नेपाल को शायद इस तरह बताया भी कि आप अगर इतना समय लग गया है, थोड़ा और टाइम ले लीजिए, मगर कॉन्स्टिट्यूशन एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट के जैसे आप लिखिए इसको। वो हुआ नहीं। उसकी जगह ओली जी ने ये सोचा, क्योंकि वही प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उन्होंने ये सोचा कि उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका जा रहा है। रिश्ते में दरार वहां से आनी शुरू हुई। उन्होंने ये स्टार्टेड सस्पेक्टिंग, एंड फॉरेन पॉलिसी में परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परसीविंग दैट मुझे रोका जा रहा है प्रधानमंत्री बनने से, और फिर उसके बाद ब्लॉकेड होता है। और ब्लॉकेड होने का ऑफिशियली भारत का तो स्टेटमेंट ये है ना कि भारत ने नहीं किया था, ये तो मधेशियों ने किया था। ठीक है, आप मधेशी मूवमेंट को भी इतना छोटा नहीं कर सकते हैं कि उनकी कोई इसमें अहमियत ही नहीं थी। और जो मधेशी इश्यूज उठाते थे, जो महिलाएं इशू उठा रही थी, वो इशू आज भी पकड़ बनाए हुई है। सिटीजनशिप इशू क्या है जिसको लेके लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ये वही इश्यूज है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव नहीं हुआ। आई थिंक उसके कारण निश्चित रूप से मधेसियों के हक की बातें हो रही थी, मधेसी सड़कों पर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हम कॉन्वर्सेशंस जब करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो शायद विदेश नीति में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो भारत ऑफिशियली ब्लॉकेट शब्द का इस्तेमाल ना करे, लेकिन भारत ने कोई भूमिका नहीं निभाई, ये कहना भी अपने आप में डिनायल होगा। वापस लौटूंगी मैं। सुरेंद्र, आपसे मैं अब सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि प्रोफेसर थपलियाल ने चीन का नाम लिया। 2008 में किस तरह से चीन जो है सीन में आया, इसकी बात की। मैं यहाँ पर दिल्ली में आमतौर पर लोगों से आर्ग्यू करती हूँ कि देखिए, जो अगर आप सीमा विवाद की बात करें भारत और नेपाल के बीच में, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख शामिल है, इसे चीन ने मैन्युफैक्चर नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स है उसकी कोशिश चीन जरूर करता है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में, मालदीव्स में, श्रीलंका में भी चीन ने ये कोशिश की है। और चीन से ही जुड़े हुए सवाल अब शुभम, लॉजिकल साइंस नाम के हमारे ऑडियंस, विवेक, ये सारे पूछ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो चीन की राजदूत हैं, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं बीबीसी की रिपोर्ट देख रही थी, ये कहा जा रहा है कि कम से कम 5 शीर्ष नेताओं से जो अब तक वो 1 हफ्ते के अंदर मिल चुकी हैं। इसे मतलब अब तक जो नेपाल कहता आया था कि भैया सिर्फ भारत हमें माइक्रो मैनेज करता है, भारत हस्तक्षेप करता है, तो नेपाल को इस डिनायल से भी निकलना जरूरी है कि चीन उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ये बात अब नेपाल के नेता भी नहीं कह सकते हैं। ऐसा प्रश्न नेपाल में भी अभी उठ रहा है। प्रोफेसर थपलियाल बता रहे थे कि वो संविधान के मामले में, मैं थोड़ा उधर जाता हूँ। संविधान में बचाव करके उस वक्त नेपाल के पीएम ने कहा कि 90% से ज्यादा एमपीज ने वोट कर दी। तो बहुत सालों से हमारा संविधान नहीं बन पा रहा था, अब धीरे धीरे बन पा रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है, इट्स नॉट एन अनचेंजेबल डॉक्यूमेंट।
सो वो कह रहे हैं वो धीरे धीरे एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा है, मतलब उसका थोड़ा बैलेंस करने के लिए ये। और जब जहां तक चाइना की सवाल है, चाइना भी एशिया में इंडिया की तरह एक बड़ा शक्ति है। नेपाल को बोलते हैं कि दो बड़े पत्थर के बीच, दो बड़े चट्टान के बीच पड़े हुए याम है। इस तरह बोलते थे नेपाल के यूनिफायर किंग, लेट किंग पृथ्वीनारायण शाह, अ याम बिटवीन टू बोल्डर्स, दो बड़े चट्टान के बीच का एक तरूल जो एक फल होता है। तो इसी तरह से कभी अब इधर फॉरेन पॉलिसी में बात होती है, इंडिया से भी रिलेशंस अच्छा बनाना चाहिए, चाइना से भी बनाना चाहिए, इसलिए ये याम होके सरवाइव होने के लिए टू बॉर्डर्स के बीच में दोनों से ही संबंध अच्छा बनाना चाहिए। ऐसे नेपाल के फॉरेन पॉलिसी पंडित सदियों से पहले से बताते आ रहे हैं। तो इसलिए नेपाल का भी कोई अपना आंतरिक वो है, डायनामिक्स है, जिसके हिसाब से वो मांगता है कि दोनों दिल्ली और बीजिंग दोनों के साथ अच्छा रिश्ता बना। तो शायद उसी के लिए काम कर रहे हैं। 2006 में शायद इंडिया की ज्यादा ही करीब आ गए और कम्युनिस्ट को लेजिटिमाइट कर दिया और वो 12 पॉइंट एग्रीमेंट हो गया। उसकी वजह से सब नेपाल में परिवर्तन आने शुरू हुआ। तो बाद में उस वक्त नेपाल के लीडर्स चाइना भी जाया करते थे, उसका ज्यादा कवरेज नहीं है, मगर जाते जरूर थे। तो उस वक्त चाइना के लीडर्स की इंप्रेशंस थी नेपाल में, और आज के जो हम हालात की बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, वो हमें एक्नॉलेज करना होगा। पावर स्ट्रगल सिचुएशन में जब चीन की राजदूत डायरेक्टली नजर आती हैं, वो लगातार मुलाकातें कर रही हैं, नेपाली प्रेस को वहां चाइनीज एम्बेसी से डिक्टेट्स पास कर दिए जाते हैं, तो सूरत हाल में तो निश्चित रूप से एक सिग्निफिकेंट जी मैं उसी पर आ रहा था। तो चाइनीज लीडर्स से जब नेपाल के जो पार्टीज, अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टीज थे, तो वो जब मिलते थे तो चाइनीज लीडर्स बोलते थे आप एक कम्युनिस्ट क्यों नहीं हो जाते, ताकि हमको बातचीत करने के लिए भी आसान हो जाएगी। तो उस हिसाब से शायद हो गया कुछ साल पहले 2015 के आसपास बात, तो कम्युनिस्ट एक हो गए। तो अभी शायद वही स्टेक देख रही है चाइना। इंडिया से उतना अच्छा संबंध नहीं, उतना बुरा भी नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं है अभी, ये कई विवाद की वजह से। तो चाइना की एम्बेसडर सडनली ये जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको टूटने से बचाने के लिए शायद प्रोएक्टिव रोल कर रही है। और जिस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं इधर भी उठ रहा है, चाइनीज एम्बेसडर क्यों इतना प्रोएक्टिव है नेपाल में, अब ये बहस में आ गया है। नेपाल में भी इसको लेकर चिंताएं जता रहे हैं, मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स है, अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स है, इवन रूलिंग पार्टीज के कई लीडर्स भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर वो प्रोएक्टिविज्म जो दिखाई दे रहे हैं चाइना की साइड से, शायद उसका रिलेशंस नेपाल में एक कम्युनिस्ट पार्टी होता तो हमारे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लिए बात करने के लिए आसान हो जाती, जो कहते आ रहे थे सालों साल से, शायद उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है। और आज ही इनफैक्ट मैं बयान भी सुन रही थी सरिता गिरी का, जो उन दो लेजिस्लेटर्स में से हैं जिन्होंने दरअसल संविधान के संशोधन का विरोध किया था। उनका तो ये तक कहना है, बड़ा एक इंडियन टीवी चैनल पे इंटरव्यू में शायद उन्होंने बयान दिया कि अगर नेपाल संभल कर नहीं चला तो आगे नॉर्थ कोरिया जैसी स्थिति बन सकती है। इसे लेकर अपने आप में मुझे लगता है मतभेद हो सकते हैं दूसरे पार्टियों के नेताओं के नेपाल के अंदर। लेकिन प्रोफेसर थपलियाल, जो आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगी आपसे मैं, यहाँ लक्ष्मण जोशी का बयान आ रहा है कि नेपाल मीडिया कभी नहीं क्वेश्चन बोलती कि नेपाल का 80% ऑयल बीरगंज से होता है और वही बॉर्डर मधेशी ब्लॉकेड का था। शी जिनपिंग की चाइना विजिट पर कुछ सवाल हैं। रविंदर सिंह रॉबिन पूछ रहे हैं कि क्या रिश्ते इतने कच्चे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए कुछ पूरे नहीं किए, तो आपने तख्ता पलट के आरोप लगा दिए। ये जो चाइना फैक्टर है, ये एक रियलिटी है आज की तारीख में इंडिया के लिए। बैलेंस स्ट्राइक करने की बात कहना आसान होता है, लेकिन जो इंडिया इस वक्त चाइना के साथ LAC पर डील कर रहा है, जवानों की जान जाने के बाद के हालात को डील कर रहा है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है, हम्बनटोटा के स्ट्रेटेजिक पोर्ट की बात होती है, नई दिल्ली कैसे इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि चाइना अगर को एग्जिस्ट करना है, आप बार बार उस पर अगर आप उंगलियां उठाते हुए पड़ोसी मुल्क को आप ये तो नहीं बता सकते कि किसी तीसरे मुल्क के साथ आपका रिश्ता कैसा हो। तो बिना डिक्टेटोरियल साउंड किए नई दिल्ली को क्या करना चाहिए एज अ प्रायोरिटी कि इस रिश्ते में एक बैलेंसिंग पॉइंट स्ट्राइक हो सके? देखिए, चाइना के रोल आज से शुरू नहीं हुआ, हमको इसको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। लेट अस से आई एम गोइंग बैक, थोड़ा सा हिस्ट्री बताती हूँ। 1947 में भारत आजाद होता है, 1950 में नेपाल में डेमोक्रेसी आती है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुरू होती है वहां पे। चाइना 1949 में कम्युनिस्ट बनता है, 1950 में वो तिब्बत में आता है। दोनों देश, नेपाल और भारत, दोनों का दृष्टिकोण चाइना की तरफ एक ही था। दोनों को अपनी सुरक्षा का
की चिंता थी। नेपाल से भी स्टेटमेंट्स आती थी कि भारत से तो आइडियोलॉजिकल और बाकी चीजें हो सकती हैं, मगर चीन की तो फौज आ चुकी है, टिबेट तक आ चुकी है। अरे जो टिबेट एक बफर था वो अब नहीं रह गया है। उसलिए आप देखिए उस पर्टिकुलर समय में 1950 की ट्रीटी साइन होती है भारत की नेपाल के साथ। इंडिया मिलिट्री मिशंस भेजता है नेपाल में टू ट्रेन एंड रीऑर्गेनाइज नेपालीज आर्मी। ये सब हो रहा था, है ना। अब 1960 में किंग पावर में आते हैं। आप उस समय उनका डेमोक्रेटिक पार्टीज के साथ बहुत संबंध ठीक नहीं था, एंड ही वांटेड टू कंट्रोल पावर इन हिज हैंड, सो ही डिसमिस्ड द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बीपी कोइराला। फर्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन 1959। इन 1960 he takes power in his hand, he goes to China, and वो पहली बार काठमांडू कोडारी रोड एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ब्रीच इन जो रिलेशन की पहली बार हो रहा था वो 1961 काठमांडू कोडारी रोड एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने चाइना को एज ए बैलेंसर लेकर के आया भारत के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो उनको अपोज कर रही है उनको किसी भी तरीके से अक्रॉस द बॉर्डर सपोर्ट मिले। अब वीरेंद्र पावर में आते हैं। ये जोन ऑफ पीस प्रपोजल क्या था? ये भी तो एक बैलेंसिंग एक्ट ही था ना। He was trying to balance between India and China. When you say you want to balance between India and China, what are you saying? You're saying that मुझे तो हर तरह के बेनिफिट्स भारत से जो मिल रहे हैं मिलते रहें। मतलब नेपाल के अगर लोग भारत में आते हैं तो वो रह सकते हैं, उनको इंडियन सिटीजन के जैसे सारे अधिकार मिलते हैं। किंग महेंद्र ने वो अधिकार भारतीयों से छीन लिए थे, ले लिए थे, उनको वो अधिकार नहीं है, ठीक है। मगर ये मगर ये जो हिस्टोरिकली इफ यू सी दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग नाउ। जब भी नेपाल में कुछ भारत के साथ कुछ भी मतभेद होता है वो चाइना को लेकर के आते हैं, जैसे, और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सेंसिटिविटीज है उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई बॉर्डर क्यों खुला था? बॉर्डर ये खुला था उस एक 1950 में खुला से जब हमने शुरू करा बॉर्डर, या 47 से rather when we opened the border, the issue was कि at least Nepal would be sensitive to India's strategic interests। किंग वीरेंद्रा ने भी ये किया, अभी ओली जी भी यही करते हैं कि चाइना को प्रोजेक्ट दे देते हैं भारत के सीमा के पास। अब लुम्बिनी में उसको लेकर के आते हैं, या आप रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देते हैं उनको बॉर्डर में, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज नेपाल इज अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट हैज एवरी राइट टू डेवलप उसमें तो फिर कंट्री। वो किसी उसमें तो सुरेंद्र, आई वुड लाइक यू टू वे इन हियर, क्योंकि उसमें एक आर्गुमेंट बार बार ये भी दिया जाता है कि भाई इंडिया ने जो प्रोजेक्ट्स बार बार वादे किए नेपाल को, ये पिछले कुछ दिनों में ये है कि ठीक है आप इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं, आप रेलवे का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में बड़ी स्लो डिलीवरी देखने को मिली थी भारत की तरफ से। और 2015 का जो सिनेरियो हुआ उसमें नेपाल ने ये कोशिश की दिखाने की कि देखिए हम ऑल्टरनेट फ्यूल सप्लाईज कहीं और से लेकर आएंगे। हालांकि आप अगर जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और लोकेशन को समझे तो निश्चित रूप से चाइना एक तरीके से वो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है भारत का, लेकिन ये इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी थी या एक इंडियन कंप्लेसेंसी है नेपाल को लेकर, इन चीजों का आपको लगता है कि एक जो नई पीढ़ी है नेपाल में, नया जनरेशन है, जो युवा जनरेशन है, उनको दिक्कत इन बातों से हुई है? जी, ये इन बातों से जरूर हुई है। जिस तरह से डिप्लोमेसी में कंप्लेसेंसी है, प्रोजेक्ट डिलीवरी में भी कंप्लेसेंसी है, ढीला सुस्ती जो बोलते हैं हम नेपाली में। तो उसकी वजह से वो दिल और मन जो नेपाल का जीतना चाहिए दिल्ली के एक हिसाब से, वो उसमें सफल नहीं हुई है। इंडिया को थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और नेपाल का भी अपना ही एक छोटे देश होने की बात है। फिर ये बोल्डर याम बिटवीन टू बोल्डर्स वाली थ्योरी सामने आ जाती है, और उसको बैलेंस करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेपाल के लीडर्स और वोटर्स जहां तक जाना होता है वो जाएंगे। मगर ये जो है ना, कूटनीति में क्या होता है कि दिल और हार्ट्स एंड विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स जो है उसके लिए इंडिया को मदद करनी चाहिए, थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। काठमांडू से भी ऐसे ही मतलब कूटनीति और इफेक्टिव होनी चाहिए। कमजोरी दोनों तरफ हुई है, ठीक है, समाधान निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी सुरेंद्र, और प्रोफेसर थपलियाल से भी क्लोजिंग कमेंट लूंगी। अब यहाँ पर इस वक्त करंट आपकी असेसमेंट क्या है? ये जो सियासी घमासान है ये कितना दिन और चलने वाला है, और कितने कमजोर हैं ओली इस वक्त अपने पार्टी के अंदर? कितना बड़ा धड़ा है जो शायद इस वक्त उनके खिलाफ खड़ा हो? वो बहुत क्रिटिसाइज हुए हैं अपने ही कॉमरेड से। वो बहुत लाइन ऑफ फायर में ही है अभी एक हिसाब से, अपने कॉमरेड्स खुश नहीं है। तो ये समस्या समाधान करने के लिए दो अध्यक्ष जो है प्रचंड और केपी शर्मा ओली, वो लगे हुए हैं। वो
उनके नजदीक वाले एक नेता कह रहे थे कि अब युद्ध विराम हो गया है, युद्ध विराम सीज फायर हो गया है और पार्टी एकताबद्ध ही रहेगा, मतलब यूनिफाइड ही रहेगी। और ये मतलब 1-2 दिन बाद ये स्थायी समिति का बैठक फिर चालू होगा। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ऑप्टिमिस्टिकली स्पीकिंग ये जो एक भूकंप सा आया है वो समाधान की ओर जाएगी। और नेपाल में पहली बार जो एक सरकार 5 साल की वो जो अपना टेन्योर जो है पीरियड जो है वो खत्म करने में कामयाब होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी भी, नेपाल के स्टेबिलिटी के लेकर भी बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं और नेपाल में भी। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट नेपाल की आवश्यकता है। शायद उसको डिलीवर करने के लिए ये कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी नेता है, आपको लगता है कि ओली जी इस नैया से पार लगा लेंगे और एक बार वापस से जो है इन दोनों पार्टियों का स्प्लिटिंग नहीं होने वाला है? जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं, डिप्लोमेटिक हुआ, जैसे कि आपने चाइनीज एम्बेसडर की बात की, शायद इंडियन एम्बेसडर भी अपने हिसाब से क्वाइटली को एक्टिव होंगे, कहीं वो दिखाई नहीं दिए इस सीन में, मगर वो भी कुछ कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। और पार्टी में भी दूसरे जनरेशन के लीडर्स जो है वो है कि हम हमारे पार्टी को टूटने फूटने नहीं देंगे, और लीडर्स भी यही कह रहे हैं। तो ये जो थोड़ा संकट जो बढ़ाया चढ़ाया गया है मीडिया में, हमारे मीडिया में, तो शायद उसका समाधान निकलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं इसमें थोड़ा तड़का भी लगाया है मीडिया ने। हमेशा जो है आखिरी ठीकरा मीडिया हाँ, आज ही मैं दिख रहा था थोड़ी देर, जी टीवी बिहार झारखंड दिख रहा था मैं ऑनलाइन पे, उधर तो ओली ओले ओले करके गाना बना करके मजाक उड़ा रहे हैं। ये चाइनीज हमारे टेलीविजन में तो ऐसी चीजें चल सकती हैं कि क्या बताएं, इसलिए ऑनलाइन ही हम ये डिस्कशंस करते हैं। प्रोफेसर थपलियाल, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी मैं, अब आगे क्या? क्योंकि निश्चित रूप से मैं ये मानती हूँ कि जब पिछले साल अगस्त में धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद भारत ने नए मैप्स जारी किए, नेपाल ने तब से काफी दफा कहा कि बातचीत कर लेते हैं, विदेश सचिवों को मिल लेना चाहिए, भारत को वक्त निकालना चाहिए था, मुलाकात कर लेनी चाहिए थी, वर्चुअल हो ऑनलाइन हो, भारत ने नहीं की। अब आगे क्या, जबकि ये संशोधन सदन में पारित हो चुका है, तो निश्चित रूप से अब फॉरेन सेक्रेटरी की जो मैकेनिज्म है उस पर कोई वैलिडेशन रह जाता है या नहीं? बातचीत किस लेवल पर होगी, खास करके ऐसे वक्त में जब नेपाल में अंदरूनी राजनीति चल रही है और भारत अपने बॉर्डर्स पर उलझा हुआ है चीन के साथ? देखिए, भारत ने ये कभी नहीं कहा कि वो बॉर्डर इश्यू पे नेपाल से बात नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा, ऐसी तो बात हुई नहीं थी, भारत ने कभी कहा ही नहीं था, ठीक है। मगर ये आगे सिचुएशन कैसे इमर्ज करती ये डिपेंड करता है कि नेपाल के अंदर की राजनीति इस समय कैसे चलेगी, क्या समीकरण वहां बन करके आएगा, ठीक है। ओली जी के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आपने कहा कि क्या वो पार्टी तोड़ सकते हैं, पार्टी तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है उसके अनुसार उनको 40% तो सपोर्ट चाहिए सेंट्रल कमेटी में, और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी में भी 40% सपोर्ट चाहिए। इसीलिए तो वो ऑर्डिनेंस लेकर के आ रहे थे कि इनमें से एक जगह भी 40% सपोर्ट अगर मिल जाता है तो वो पार्टी तोड़ सकते हैं और नई पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ पार्लियामेंट का सेशन भी प्रोरोग कर दिया है। कई लोगों का ये मानना भी है कि हो सकता है अब वो ऑर्डिनेंस लेकर के, अब मैं केवल नेपाली मीडिया को ही रिपोर्ट कर रही हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, स्टैंडिंग कमेटी में वो कभी नहीं आए थे। और आज मैं जो स्टेटमेंट पर सीपी के नेताओं की, वो कहते हैं नहीं ये दोनों नेताओं के बीच की बात है, ये आपस में इसको सुलझा लें। मतलब बाकी लोगों ने भी अपना हाथ अब झाड़ लिया, ये कहते हुए कि आप दोनों, जैसे कि ये केवल पर्सनालिटी क्लैश या आइडियोलॉजी के क्लैश बिटवीन टू पीपल होगा, यू नो, इट इज नॉट दैट, इट इज समथिंग मोर देन दैट, ओके। तो इसमें बाहर की ताकतों का क्या हाथ है, आई डू नॉट नो। ये किस तरीके से इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग निकलेगा, वी डू नॉट नो। क्या ओली जी चेयरमैनशिप छोड़ देंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे, और क्या प्रचंडा इसको मान लेंगे? तो जब तक हमें ये पूरा समय ये हमें समझ नहीं आता है कि सिचुएशन क्या इमर्ज होती है, बातचीत तो होगी नहीं, ओके। आज तो कल बातचीत होगी इन इश्यूज पे, पर वो फिर अपने लेवल पे ही होगी। ये कह देना कि हमने मैप बना दिया अब हमसे बात करिए, शायद ये नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा भी मानना है कि इस वक्त जो है नई दिल्ली में जहां तक जो सोच है कि वो कोर्सिव डिप्लोमेसी वो नहीं, उसमें वो हामी भरेंगे, और आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी या फिर जो इंडिया के मिनिस्टर्स हो वो बातचीत की मेज पर आए। लेकिन जब भी इस तरह के रिश्ते होते हैं जहां छोटे मुल्क बड़े मुल्कों का सवाल होता है, लेकिन कोशिश होती है कि रिश्ता एक इक्वालिटी के टर्म्स पर बने, आप एक दूसरे को जो है इक्वल इज्जत दें, वो पेचीदा जरूर होता है। जो नई दिल्ली की तरफ से मुझे दिक्कत आती है, कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशंस में कंसिस्टेंसी, मीटिंग्स में कुछ हाइज होते हैं रिश्तों में,
फिर लोज आ जाते हैं, वो मीटिंग्स हाई लेवल पर सस्टेन्ड नहीं होती हैं। इन सारी चीजों को आगे निश्चित रूप से देखना होगा बहुत करीब से, क्योंकि आप अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, अपनी ज्योग्राफी को आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है कुछ दिनों के लिए मुझे लगता है न्यू दिल्ली विल कंटिन्यू टू बी इन अ वेट एंड वॉच मोड, और इस वक्त कोई डायलॉग की उम्मीद बहुत ज्यादा अभी नजर नहीं आ रही है, जब तक कि नेपाल का अपना ये जो अंदरूनी घमासान है वो क्लियर ना हो। हालांकि सुरेंद्र का असेसमेंट है कि शायद केपी ओली शर्मा जो है अपनी कुर्सी बचाने में इस वक्त कामयाब हो जाए आखिर तक। हम और ये जो है ना, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस अगर होता तो कितना अच्छा होता। निश्चित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी बातें आ, लेकिन उसमें भी दूसरी चर्चाएं और भी हम किसी और दिन करेंगे वापस से। लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संगीता थापलिया, सुरेंद्र पुआर, आपका काठमांडू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो दर्शक हमारे साथ यहाँ मेरे इस यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर जुड़े और अपने सवाल पूछे, और सत्य हिंदी के जो दर्शक हैं वो इस वीडियो को अपने सत्य हिंदी के वेबसाइट, उनके फेसबुक पेज और यूट्यूब पोर्टल पर भी देख सकते हैं। तो शाम 5 बजे हम वापस हाजिर होंगे एक और अहम मुद्दे के साथ। आप हमारे साथ जुड़िएगा अपने सवालों को पूछने के लिए, अपने ख्यालों को शेयर करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।